नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। 2024 की चुनावी लड़ाई की तस्वीर कुछ कुछ साफ होती जा रही। ये लड़ाई है एनडीए गठबंधन वर्सेस इंडिया गठबंधन की। ये लड़ाई है 38 वर्सेस 26 की। यह लड़ाई है दो ऐसे गठबंधनों की जिसे महागठबंधन हम कह सकते हैं, और यह लड़ाई है मोदी वर्सेस विपक्ष के विकल्प की। 2024 की लड़ाई के लिए यूपीए इंडिया में बदल गया है और एनडीए की लगभग परिभाषा ही बदल गई है। सवाल है कि इन बदलावों से 2024 के नतीजों में क्या बदलेगा। सवाल यह भी है कि 2024 तक इन गठबंधनों की सूरत कैसी रह पाएगी। और एक सवाल यह भी है कि जिन छोटे दलों का वजूद क्षेत्रीय स्तर पर भी बहुत कमजोर है, वो केंद्र की राजनीति में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे और कैसे। चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है। इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है। डरो मत, हम है। जैसे को पिक्चर आया था मैं हूं ना, वैसे हम है ना। देश की जनता इंडिया और भारत बनकर सामने आएंगी। ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। देश की मौजूदा राजनीति में यह तय हुआ कि 2024 की चुनावी पिच पर लड़ाई अब मोदी बनाम मिले जुले कुछ विपक्षी दलों की नहीं, बल्कि दो महागठबंधनों के बीच होगी। एक तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 38 दलों का गठबंधन एनडीए और दूसरी तरफ कांग्रेस सहित 26 साथियों वाला इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जिसे छोटे में इंडिया कह रहे हैं। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है। नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है। उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। देश के लोग कह रहे हैं कि गलबहियां मिशन नहीं है, मजबूरियां है। काफी अच्छी बातचीत और मिलजुल करके एकजुट होकर के आगे बढ़ना। ये लोग पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। जो बीजेपी पहले केवल मोदी के नाम के साथ आगे बढ़ रही थी, वो गठबंधन की सामूहिक शक्ति के साथ आगे बढ़ने की कोशिशें करती दिख रही है। और जो विपक्ष एक गठबंधन तैयार करने की कोशिशों में जुटा था, वो इंडिया ब्रांड नेम के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। अरे कुंडली दिखवाओ भाजपा की। इसमें कर्नाटक के साथ तुम्हारा कोई ग्रह दशा है जो तुम्हारे पतन का कारण बन रही है। कर्नाटक के बाद चुनाव परिणाम के बाद आपकी हालत हुई। या बंगलौर में अधिवेशन हो गया तो और सन्निपात हो गया। अभी आओ आगे क्या होता है देखो। ये अवसरवादी गठबंधन है। केजरीवाल जी दिल्ली की पानी छोड़कर बेंगलोर चले गए, जिस पर कांग्रेस खामोश है। श्रीमान मैडम ममता जी ने क्या हिंसा हुई, निर्दोष लोग मारे गए, लोकतंत्र की हत्या हुई, और उस पर भी कांग्रेस खामोश है। येचुरी साहब, सीपीएम सीपीआई खामोश है। ये घोर अवसरवादी गठबंधन है। न समझदारी न समन्वय, गिव एंड टेक। मुझे दो तो मुझसे लो। ये लोग भारत का भविष्य बनेंगे, विकल्प बनेंगे। बड़े गठबंधनों की हुंकारों के बीच जो दल सियासत में तटस्थ हैं, उनकी भूमिका की समीक्षा तो खैर समय ही करेगा, लेकिन छोटे दलों की मुस्कुराहट को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मौजूदा वक्त में हर एक दोस्त जरूरी होता है वाली तर्ज पर दिल मिल रहे। एनडीए गठबंधन को 2014 और 2019 में जनता का अपार आशीर्वाद मिला है। 2024 में एक बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व में हम एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे। इन घटक दलों की एक ही आवाज, मोदी सरकार।
एनडीए सरकार, क्योंकि पिछली सरकारों ने सभी जाति सभी धर्म के साथ धोखा किया। आने वाले समय में पुनः 2024 के परिणामों के बाद हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मोदी जी को पुनः 2024 में तीसरा बार भारत के प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग मन बना लिया है। वैसे चुनावों से पहले शक्ति सामर्थ्य के दावे राजनीतिक दलों की राजनीति का हिस्सा होते हैं। सीट संग्राम के लिए वोट रणनीति बनाई जाती है। अब जब लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया बना दी गई है, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के सामने कौन का जवाब इंडिया है? गठबंधन की टीम इंडिया तो ठीक, लेकिन कप्तान कौन? विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्रांड मोदी को टक्कर देने में क्या सक्षम है? विपक्षी दल क्या अपने निजी हित भुलाकर एकजुट रह पाएंगे? एनडीए और इंडिया में किस गठबंधन का दावा ज्यादा मजबूत है? अभी 15 दिन पहले तो प्रधानमंत्री बड़ी ढींगे हाँक रहे थे कि एक अकेला सब पर भारी। क्या हुआ वो एक अकेला का? अब अकेले नहीं काम कर सकते हैं, डर गए। मुझे लगता है कि एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज बीजेपी कर रही है और डरी हुई है एनडीए से। एनडीए डरा हुआ है इंडिया से कि कहीं ये इंडिया वाले जो हैं ये आगे ना निकल जाएं दौड़। खोटा सोना है तो नाम बदलने से वो असली सोना तो नहीं बन जाएगा। तो नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। नियत क्या, लोग कौन? लोग तो वही हैं। लोग तो वही ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, वही तो लोग हैं इस नाम के पीछे। तो इनके नाम बदलने से थोड़ी लोग इनको वोट दे देंगे। श्वेत पत्र में हम आज नेताओं के दलीय गठबंधनों और निष्ठाओं को जनता के मन के तराजू में तोलेंगे। आंकड़ों के समीकरणों में दलों की शक्तियों का विश्लेषण करेंगे। कैसी बन रही है फिलहाल 2024 के महारण की तस्वीर, ये भी देखेंगे। ये तो तय है कि एनडीए का विस्तार हो या विपक्षी गठबंधन इंडिया का आकार, दोनों गठबंधनों के पास अपने अपने गठबंधन के लिए कुछ न कुछ रोड मैप तो तैयार है। विपक्षी गठबंधन इंडिया मुंबई की अगली मीटिंग में गठबंधन का स्वरूप तय करने का दावा कर रही है, तो एनडीए पहले से ही ब्रांड मोदी की उपलब्धियों के साथ आगे बढ़ चुकी है। भाजपा को 2/3 जनता हराने जा रही है। 2/3 यहाँ पर हैं। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा करके भेजेगी। दरअसल विपक्ष जो है जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहा है। विपक्ष की एकता के पीछे न कोई मुद्दा है, न कोई विषय है। मोदी जी की लोकप्रियता से भयभीत होकर एक साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाकर जनता को गुमराह करने का असफल प्रयत्न कर रहे हैं। भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा, इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। आज विपक्ष ने अपनी एक ही पहचान बना ली है, हमें गाली दे, हमें नीचा दिखा। 2019 के लोकसभा चुनावों में एनडीए का वोट प्रतिशत 45 था, जबकि 2023 में जो विपक्षी दल बेंगलुरु में जमा हुए उनका फिलहाल कुल वोट शेयर 36% होता है। विपक्ष की चुनौती इस तस्वीर को बदलने की है, जबकि सत्ता पक्ष के सामने चैलेंज है बहुमत बरकरार रखते हुए विक्ट्री की हैट्रिक जमाने का। एनडीए और इंडिया की लड़ाई में फिलहाल किसकी ताकत कितनी है, ये बहुत अहम है। दिल्ली में एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने अपने गठबंधन को लक्ष्य भी दे दिया और साहस भी। जब हमारा देश आने वाले 25 वर्षों में एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ा रहा, हमारा संकल्प पॉजिटिव है, एजेंडा पॉजिटिव है, भावना पॉजिटिव है और हमारा रास्ता भी पॉजिटिव है।
प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से लेकर 19 के वोट शेयर का जिक्र करके एनडीए को इससे भी आगे की लड़ाई के लिए तैयार किया। वोट शेयर भले एक आंकड़ा हो, लेकिन दलों की स्थिति को तय करने का एक सशक्त जरिया भी है। 2019 में एनडीए के पास 335 सीटें थी और कुल 41% वोट मिले। अब इंडिया गठबंधन के दलों की स्थिति देख लेते हैं, जिनमें उन सब की फिलहाल कुल शक्ति 144 सीटों की है और वोट शेयर 36%। हमारे साथ में जितने भी गठबंधन हैं वो सब इस बात से अपना संतुष्ट हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना है। और अगर मैं दूसरे तरफ की बात करूं तो वहां पर मैंने इंग्लिश में बोला था डॉग कैट, अगर मैं हिंदी में बोलूं कुत्ते बिल्ली की लड़ाई है। तो आज कोई भी उनको एजेंडा नहीं है, कोई भी सोच नहीं है। वो कल एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लग जाएंगे, कल वो क्या बोलेंगे, तो कोई किसी पे एक दूसरे पर भी वो विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते। कहां गई वो लीडरशिप जो 75 दिनों से मणिपुर पर चुपी है? एक शब्द नहीं। ये कैसा लीडरशिप जो 19 जून 2020 को चीन को क्लीन चिट देता है? ये क्या लीडरशिप है? तो ये बार बार ये सवाल जो उठते हैं ये डाइवर्ट करने के लिए है, ध्यान और कहीं ले जाना चाहते हैं। असली मुद्दा ये है संविधान को सुरक्षित रखना, लोकतंत्र को सुरक्षित रखना। एनडीए हो या विपक्षी गठबंधन इंडिया, जिसकी जितनी ताकत होगी वोटों की लड़ाई में वो उतना ही मजबूत दिखाई देगा। एनडीए 2019 में मिली कामयाबी का विस्तार करना चाहती है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वो आश्वस्त है, लेकिन सहयोगी दलों की जरूरत को भी अब बेहतर समझती है। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया में कई दलों के साथ आने से कई राज्यों की कई सीटों पर असर पड़ना तय है। अब एक तस्वीर आपको मिशन विपक्षी एकता की ताकत की दिखाते हैं। कांग्रेस ने 2019 में 52 सीटें जीती और वो 209 सीटों पर नंबर 2 पोजीशन पर रही, यानी कुल 261 सीटों पर कांग्रेस का असर रहा। डीएमके ने 24 सीटें जीती और ये उसके राज्य में उसकी ताकत रही। टीएमसी ने 22 सीटें जीती और 19 पर वो नंबर 2 पर रही, यानी कुल 41 सीटों पर वो असरकारी रही। जेडीयू ने एनडीए में रहते हुए 16 सीटें जीती, 1 पर नंबर 2 रही, यानी कुल 17 सीटों पर असर। समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीती और 31 पर आगे रही, यानी 36 सीटों पर असर। शिवसेना और एनसीपी टूट चुकी है, उनकी ताकत एनडीए और इंडिया में बढ़ चुकी है। विपक्षी दलों की कई सीटें ऐसी रहीं जिनमें वो उन्हीं दलों के सामने थे जो अब इंडिया की शक्ल में साथ हैं। अगर साथ बना रहा और कोई कॉमन सीट शेयरिंग फॉर्मूला बना तो इंडिया गठबंधन की सीटों का आंकड़ा बढ़ सकता है, जो एनडीए को अच्छा खासा नुकसान कर सके। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है कहने की जरूरत भी नहीं। विपक्षी गठबंधन का अभी सिर्फ नाम तय हुआ है, चेहरे का सवाल अब भी बड़ा है। मोदी विरोध के अलावा कोई स्पष्ट कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सामने रखा नहीं गया है और सबसे बड़ी चीज कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा अभी तय होना बाकी है। इनकी नुरा कुश्ती हो या मजबूरी की दोस्ती, इसकी हकीकत 140 करोड़ देशवासियों के सामने आ चुकी है। साथियों, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। इंडिया गठबंधन के नेता इस बात को लेकर बेहद उत्साहित हैं कि एनडीए के नेताओं को भाषण के बीच इंडिया शब्द को लेकर अति सतर्कता बरतनी हो सकती है।
विपक्ष के जो सारे दल एक साथ आए हैं उन सबका मानना है कि इस गठबंधन का नाम इंडिया रखना एक मास्टर स्ट्रोक है और इस गठबंधन के नाम के जरिए ही कैसे वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो एनडीए पर भारी पड़ेंगे, ये विस्तार से हम आपको समझाते हैं। क्योंकि जब एक समय को ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए नाम के साथ ही विपक्ष जा सकता है या उस नाम में थोड़ा सा फेरबदल करके, तो आखिर ये इंडिया नाम कैसे और क्यों सामने आया? लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है। इंडिया, एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? मैं तो इंडिया, भारत, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं उसी को लेकर हम आगे जाएंगे। ब्रांड इंडिया का दांव राष्ट्रवाद की पिच पर विपक्षी गठबंधन का बीजेपी को जवाब। बीजेपी की ताकत राष्ट्रवाद है और वो इसको लेकर देश के सामने अपनी छवि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसे निर्णय से और मजबूत कर चुकी है। विपक्षी गठबंधन इंडिया नाम के जरिए बीजेपी के इस एकाधिकार को चुनौती देने की कोशिश करता दिख रहा है। इंडिया में आप जान रहे हैं कि 140 करोड़ भारतवासी यहाँ रहते हैं और ये सबका देश है। तो सिर्फ 26 पार्टी के लोग अगर अपने आप को इंडिया कहते हैं तो इससे बड़ा मजाक का विषय क्या हो सकता है? कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा उस राष्ट्रवाद की ओर लौटने की एक कोशिश थी जिसके चलते कांग्रेस को देश में स्वतंत्रता संग्राम की पार्टी माना गया और अब दावा है कि राहुल गांधी की पहल पर गठबंधन का नाम भी इंडिया रखा गया है ताकि बीजेपी के नेशन फर्स्ट के नारे को चुनौती दे सके। हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। बीजेपी का बड़ा आरोप रहता है कि कांग्रेस और दूसरे दल सत्ता के लालच में एक होने की कोशिशें करते हैं। यहाँ विपक्षी दलों के नेताओं को अगर ध्यान से सुना और समझा जाए तो वो ब्रांड इंडिया के साथ खुद को इंडिया को बचाने की कोशिश करने वाली राजनीतिक पार्टियों के तौर पर पेश करते दिख रहे हैं। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। आज देश में हर आदमी दुखी है, युवा दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी है, गृहिणी दुखी है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है? इंडिया नाम तय होने से पहले यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस से मिलते जुलते नाम इंडियन प्रोग्रेसिव अलायंस, प्रोग्रेसिव पीपल्स अलायंस, इंडियन पीपल्स फ्रंट, पीपल्स अलायंस फॉर इंडिया और भारत जोड़ो अलायंस जैसे नामों पर चर्चा की गई थी। भारत नाम भी सुझाया गया था, लेकिन अंत में इंडिया नाम पर सहमति बनी। इंडिया गठबंधन दलों का ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन पर नाम के कारण प्रहार करने में बहुत मुश्किलें आएंगी। बीजेपी 2014 और 2019 के चुनावों में यूपीए के समय की नीतियों में भ्रष्टाचार को लेकर काफी हमलावर रही थी। 2014 से पहले की गठबंधन सरकार का उदाहरण हमारे सामने है। तमाम उठापटक के बीच वो गठबंधन सरकार किसी तरह अपने 10 साल खींच पाई,
जब भी पिछली सरकार के कुशासन पर सवाल उठते थे तो गठबंधन की मजबूरियां गिनाई जाती थी। बहाना एक ही, गठबंधन के कारण। क्रेडिट लेने के लिए तो हर कोई आगे आता था, लेकिन जैसे ही कुछ गड़बड़ होती थी तुरंत अपने सहयोगियों पर दोष मढ़ दिया जाता था। हम सौभाग्यशाली हैं कि एनडीए की स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत है, अलग है। विपक्षी दलों का मानना है कि नई पहचान के साथ विपक्षी दलों का गठबंधन देश की जनता को एक साथ लाने में कामयाब हो सकता है। बीजेपी भी इसे खूब समझ रही है, इसीलिए विपक्षी गठबंधन की नई पहचान को लेकर आक्रामक है। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। एनडीए के सामने विपक्ष ने इंडिया ब्रांड के साथ कई नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। सीट शेयरिंग की बात अभी किसी समझौते तक नहीं पहुंची है। अगर विपक्ष की बात सीट शेयरिंग को लेकर भी बन गई तो बीजेपी की चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। इंडिया गठबंधन के 26 दलों में 11 और एनडीए गठबंधन के 38 दलों में 25 दल ऐसे हैं जिनके पास न कोई ताकत लोकसभा में है और न ही राज्यसभा में, और 6 दल तो ऐसे हैं जिनकी मौजूदगी देश की किसी भी विधानसभा तक में नहीं है। फिर भी ये दल 2024 की लड़ाई में इतने जरूरी क्यों हो गए? क्या है इनकी ताकत? आम सहमति सभी दलों की सहमति है, एकजुट होकर लड़ेंगे। बिना नेता का और बिना दुल्हा की बाराती कैसे होगी? तो इसीलिए हम कर सकते हैं कि उन लोगों में एकता का प्रयास है, लेकिन एकता होने की संभावना नहीं है। इंडिया बन जाने के बाद एनडीए गठबंधन का जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वह केवल फर्जीवाड़ा के आधार पर वैकल्पिक राजनीति में अपनी ताकत दिखाना चाहता है। कोई खेल यानी स्पर्धा होती है तो वहाँ टीमें होती हैं। टीमों में खिलाड़ी होते हैं, हर खिलाड़ी की भूमिका अलग अलग होती है। कभी कभी जो खिलाड़ी सबसे कमजोर दिखता है वही खेल की बाजी पलट देता है। एनडीए हो या इंडिया, दोनों के बीच ताकत की जोर आजमाइश का प्रथम चरण चल रहा है। दोनों साथियों की संख्या बल के आधार पर अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, जबकि एक सच ये भी है कि कई ऐसे दल हैं जिनके पास संसद के किसी भी सदन में कोई ताकत है ही नहीं। इंडिया में शामिल 26 में से 11 दलों का संसद के किसी भी सदन में एक भी प्रतिनिधि नहीं है। इसी तरह एनडीए में शामिल 38 दलों में 25 दलों का लोकसभा या राज्यसभा में कोई सदस्य नहीं है। फिर छोटे दलों पर बड़े दांव क्यों लगाए जा रहे हैं? छोटे दलों के दम पर बड़े दावे क्यों किए जा रहे हैं? छोटे दल बड़े खेल में क्या बदल सकते हैं? छोटे दलों को जोड़ना बड़े दलों के लिए क्यों जरूरी है? प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर बताया है कि चुनाव हम सिर्फ विकास के मुद्दे पे लड़ेंगे। 9 साल से देश के प्रधानमंत्री जी लगातार इस देश में जो काम कर रहे हैं उसी पर चुनाव लड़ना है, यही एजेंडा है। लेकिन कुछ लोग सपना देख रहे थे प्रधानमंत्री बनने का, वो सपना उनका बेंगलोर में टूट गया। मैं भी 5 वर्ष रहा एनडीए में, आज तक कभी मोदी जी ने एनडीए की बैठक नहीं बुलाई, आज तक कभी बैठक नहीं हुई। हम भी 5 साल पार्लियामेंट में रहे एनडीए, लेकिन नहीं हुई बैठक। अब उनको काहे का बैठक बुलाने का चिंता हो गया कि घबराहट में ही ना, हताशा में ही ना। बीजेपी ने जितनी तेजी से अपने साथी बढ़ाने शुरू किए हैं, उसकी सियासत पर भले विपक्ष सवाल उठाए, लेकिन इसकी सियासी गणित बीजेपी अच्छे से जानती है। ओम प्रकाश राजभर की कहानी से इसको समझते हैं।
राजभर का अगर अब एनडीए में स्वागत किया जा रहा है तो वोट बैंक की राजनीति के नजरिए से इसे देखिए। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की 10 सीटों पर बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। गाजीपुर की 7 सीटों पर बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। कौशाम्बी की भी 3 में से एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई। बस्ती की 5 विधानसभा में से सिर्फ 1, मऊ की 4 में से सिर्फ 1 और बलिया की 7 में से केवल 2 सीट बीजेपी जीत पाई। ये वो इलाके हैं जहां राजभर का वोट बैंक मजबूत माना जाता है। इसीलिए अब लोकसभा चुनाव में राजभर एनडीए का हिस्सा बना लिए गए। एनडीए की बैठक में सब लोगों ने सर्वसम्मत से ये निर्णय लिया कि आगामी 2024 के चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम हम सब लोग मिलकर के गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सब लोग मिलकर के करेंगे। बीजेपी जानती है कि लगातार 2 बार सत्ता हासिल करने और कई राज्यों में अधिकतम सीट जीतने के बाद विपक्षी एकता चल गई तो नुकसान हो सकता है। 48 सीट वाले महाराष्ट्र में 2019 में बीजेपी ने 41 सीटें जीती। फिर शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी ने एक होकर महाविकास अघाड़ी बनाई। अब बीजेपी के साथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी आ चुकी है, यानी तैयारी पूरी है। 2019 में बिहार की 40 में से 39 सीटें जेडीयू एलजेपी के साथ मिलकर बीजेपी गठबंधन ने जीत ली थी। फिर जेडीयू अलग होकर आरजेडी के साथ चली गई। अब बिहार में बीजेपी ने चिराग पासवान की एलजेपी, मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। गठबंधन में सभी पार्टियां जो आई थी, एक स्वर में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सबने अपना नेता माना, उनके लीडरशिप में आगे चलने का काम किया और सबको विश्वास है कि जो शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा, जो भी आप कह लें, गरीब, सबको आगे लेके चलने में उनका विश्वास है। आज तक पूरे 9 साल में मुझे याद नहीं है एनडीए की कोई बैठक आहूत की गई थी। एनडीए की बैठक बुलानी पड़ रही है। लोगों को खोजा जा रहा है, छोटे छोटे दलों को, छोटे छोटे नेताओं को, जिसका एक भी मुखिया नहीं जीता होगा, वैसे दलों को भी चिरौरी कर रहे हैं ये लोग और अपनी संख्या या ताकत बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बेचैनी दिखलाता है। छोटे दलों की अहमियत विपक्षी गठबंधन भी समझता है, इसीलिए उनको साथ लेकर चल रहा है। 2019 में 65 दल ऐसे थे जिन्हें 1% से भी कम वोट मिले, लेकिन सीटें 30 जीती। इनमें से 13 दलों ने 1-1 सीट, 4 दलों ने 2-2 सीट, 1 दल ने 3 और 1 दल ने 6 सीटें जीती, यानी कुल 30 सीटें बेहद छोटे दलों ने जीती। गठबंधन अधिकतर विचारधाराओं पर बनते हैं या फिर आगे की नीति पर। विपक्ष का जो गठबंधन है उसे लेकर एनडीए की तरफ से, खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन विपक्षी दलों की पहली बैठक से लेकर उस बैठक तक जब इसका नाम इंडिया रखा गया, काफी कुछ बदला है। सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में जो मुख्य इश्यूज हो सकते हैं इन पार्टियों के बीच, मनमुटाव के या फिर दरारों के, उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। ये तस्वीर कहती है कि राजनीति में कोई भूतपूर्व नहीं होता, सबकी राजनीति का अपना अपना दौर होता है। कौन जानता था कि केजरीवाल और कांग्रेस एक मंच पर आ जाएंगे? कौन जानता था कि लेफ्ट के नेताओं के साथ ममता दीदी चाय पर चर्चा करेंगी? लेकिन सियासत में असंभव कुछ भी नहीं। विपक्ष के लिए बीजेपी को हराना बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए छोटे मोटे अहंकार की कुर्बानी दी गई, मनमुटावों को दूर किया गया। अब देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पटना में विपक्ष की बैठक से नाराज होकर निकल गए थे। वो अध्यादेश मामले पर कांग्रेस का संसद में साथ चाहते थे, लेकिन तब कांग्रेस ने अपना कोई फैसला नहीं सुनाया था। दोनों के बीच फासला बढ़ता जा रहा था, लेकिन बेंगलुरु में ये फासला खत्म हो गया। कांग्रेस ने अध्यादेश मामले पर केजरीवाल का समर्थन करने का फैसला किया। इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा, भारतवासी जीतेगा। देखिए, जिस तरह से मोदी जी ने घबराहट में 38 राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई, जब इंडिया के 26 दलों की बैठक हुई उसके जवाब में, ये अपने आप में उनकी घबराहट को बताता है। अब उसमें दल कौन कौन से आए? हम, तुम, कहां,
कैसे, लेकिन, वेकिन, मेकिन 38 दलों को उन्होंने बुला लिया, जिसमें से 26 दल ऐसे हैं जिनके एक भी सांसद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विरोध के लिए दोनों पार्टियां साथ आ गईं। कांग्रेस ने केजरीवाल के लिए कभी सियासत का दरवाजा बंद कर लिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्षी गठबंधन की एक बड़ी गांठ को सुलझा लिया गया। डायनेस्टी की ढोल पर डेमोक्रेसी का ढक्कन लगाने की कोशिश है। अब डायनेस्टी की ढोल पर डेमोक्रेसी का ढक्कन लगा करके कुछ लोग अगर ये समझते हैं कि हम जो घोटालों के गुरु घंटाल हैं, ये अगर समझते हैं कि हम कोई बहुत बड़े तीर मारने वाले हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है। जो गठबंधन है वो नियत के साथ होता है। अब बदनीयती के साथ अगर गठबंधन की कोई नेतृत्व कर रहा है तो उस गठबंधन का क्या हश्र होगा, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा हुई तो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और लेफ्ट ने ममता को कटघरे में खड़ा किया था। बंगाल में लेफ्ट और ममता का फासला मानो आसमान और जमीन के फासले से ज्यादा लगता था, लेकिन बेंगलुरु में जब बैठक हुई तो ये तस्वीर भी बदली। कुछ महीने पहले जो महागठबंधन के सामने चुनौतियां समझी जा रही थीं, वो सवाल एक एक करके सुलझाए जा रहे हैं। हालांकि विपक्षी गठबंधन के सामने अभी भी सवाल तमाम है। मसलन ये कि क्या जब सीटों के बंटवारे का वक्त आएगा तब भी स्थिति ऐसी रहेगी? 2014 से 2019 के बीच तक जो ताकत बीजेपी के साथ बढ़ती गई, क्या वो अब देश के सियासी नक्शे पर कमजोर हुई है? क्यों विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि अब उनके पास सबसे अच्छा मौका है? हम आपको देश का राजनीतिक नक्शा इस समय का दिखाते हैं। कर्नाटक के नतीजे कुछ दिनों पहले आने के बाद विपक्ष में उत्साह की लहर दौड़ी। कर्नाटक के नतीजों के बाद ही ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती समेत कई विपक्षी नेताओं ने बीजेपी को अब लोकसभा चुनाव में भी हराने की संजीवनी मिल जाने का दावा किया। हम आपको बताते हैं कि क्यों विपक्ष को ऐसा आत्मविश्वास है कि हालात बदल सकते हैं। दिसंबर 2014 में बीजेपी का शासन देश के 53% हिस्से और 40% आबादी वाले राज्यों में होता है। गैर बीजेपी शासित राज्यों का शासन तब 47% इलाके और 60% आबादी पर रहता है। 2015 में परिस्थितियां बदलना शुरू होती हैं। बीजेपी का शासन देश के 60% इलाके और 41% आबादी तक पहुंचता है। अन्य दलों की सत्ता देश के राज्यों में थोड़ा घटती है। एक साल बाद 2016 के दिसंबर तक बीजेपी का विस्तार होता है। देश के 63% क्षेत्रफल और 43% आबादी से जुड़े राज्यों में अब बीजेपी की सरकार बनती है। विपक्षी दलों का शासन और सिकुड़ता है, आबादी में भी और क्षेत्रफल में भी। दिसंबर 2017 तक बीजेपी देश के 78% इलाके और करीब 69% आबादी के राज्यों में सत्ता हासिल कर चुकी थी। केवल 31% नागरिकों से जुड़े राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें बची। पिछले 9-10 साल में बीजेपी का ये गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है, जब देश में सर्वाधिक सरकारें बीजेपी की रही। इसके बाद 2018 के दिसंबर तक बीजेपी का शासन घटा। ये वो वक्त था जब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत हासिल कर ली थी। दिसंबर 2019 तक बीजेपी भले दोबारा लोकसभा चुनाव जीत चुकी हो, लेकिन राज्यों में सत्ता हाथ से घट रही थी। तभी तो बीजेपी का शासन 34% क्षेत्रफल और 44% आबादी पर रह गया। विपक्ष बढ़कर 66% क्षेत्रफल और 56% आबादी पर सरकार चलाने लगा। नवंबर 2020 तक देश में ये स्थिति बन गई कि आधी आबादी पर बीजेपी की सरकारें हुई, आधी आबादी पर विपक्ष के दूसरे दलों की सरकारें। मई 2021 का सियासी नक्शा देखें तो राजनीतिक जमीन में कोई बदलाव नहीं आता। आधे देश की आबादी के राज्यों पर बीजेपी का शासन और आधे पर गैर बीजेपी दलों का चलता रहा। अगस्त 2022 एक ऐसा वक्त देश में आया जब क्षेत्रफल और आबादी दोनों के मामलों में सब कुछ आधा आधा हो गया, यानी आधे पर बीजेपी की सरकारें, आधे पर विपक्षी दलों की। दिसंबर 2022 से फिर कहानी घूमी। 1.5 साल के भीतर बीजेपी की सरकारों का दायरा थोड़ा कम हुआ, विपक्ष का थोड़ा बढ़ा। और फिर मई 2023 में देश का राजनीतिक नक्शा कुछ इस तरह से रहा, जहां देश के 43% क्षेत्रफल पर बीजेपी या बीजेपी गठबंधन की सरकार है, 57% पर गैर बीजेपी दलों की। 44% आबादी बीजेपी शासित सरकारों के अधीन है, जबकि 56% आबादी से जुड़े राज्यों में गैर बीजेपी दलों का शासन है। हम बात कर रहे हैं
2024 की लड़ाई से पहले जो दो गठबंधन एक दूसरे से टक्कर लेने के लिए तैयार हैं, उनकी कमजोरियों और ताकत के बारे में। एनडीए तो पहले से था, वो अलग अलग दलों को अपने साथ जोड़कर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। और इंडिया जो कि अब विपक्ष का एक संयुक्त महागठबंधन के तौर पर उभर रहा है, तो इन दोनों गठबंधनों की जो ताकत है वो क्या है और कमजोरी क्या है, अब उस पर एक नजर डालते हैं। जो ऑपोजिशन के अलायंस है ये भानुमति का कुनबा है और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। यह फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा है। एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है और कोई व्यक्ति महत्व नहीं होता देश के सामने। देश के डेमोक्रेसी को और देश के संविधान को अगर ठोस पहुंचती है तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम एकजुट होकर जो लोग इस संविधान को बचाने वाले हैं और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक होते हैं, तो हम इसमें मिलकर काम करें। वो जो विपक्षी दल हैं केवल कुर्सी के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। उनसे पूछिए तो उनका टारगेट सिर्फ माननीय मोदी जी हैं और उनकी कुर्सी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं। आज दुनिया में भारत माता का परचम लहलहा रहा है, भारत विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी है पूरी दुनिया में। 2047 में माननीय मोदी जी ने जिस ढंग से देश का नेतृत्व किया है, हम कह सकते हैं 2047 में जब हम 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे, हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी होंगे। भारतवर्ष की तरफ दुनिया आशा भरी नजरों से देख रही है कि एक नेतृत्व पूरी दुनिया के पैमाने पर उभर रहा है माननीय मोदी जी के रूप में। 100%, 99 भी नहीं। आपको लगता है आज के बाद से राजनीतिक की दिशा बदल जाएगी पूरी और 24 के लिए आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा? 24 की दिशा बदल जाएगी। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।